अध्याय 109 गुप्त प्रयोगशाला। लेकिन यह जेनेसिस फैक्टर सिर्फ मेरे खून में पाया जाता है और सिर्फ मेरे शरीर में ही बन सकता है। इसे दूसरे लोगों के शरीर में इंजेक्ट करना बस एक बार की खपत है। इस जेनेसिस फैक्टर के प्रभाव सचमुच चमत्कारी हैं। आइए इस सुनहरे भूरे रंग के जेनेसिस फैक्टर अभिकर्मक को चमत्कारी औषधि कहें। प्रारंभिक प्रोटोटाइप के रूप में आइए इसे चमत्कारी औषधि आई कहें। अब हमें ये पता लगाना है कि डिकेंस को कितनी चमत्कारी दवा की आवश्यकता है। वांग हाओ ने अपने स्वयं के रक्त से अलग किए गए सुनहरे भूरे घोल को चमत्कार नंबर 1 नाम दिया। इस दवा के चमत्कारी प्रभावों के बारे में जानने के बाद वांग हाओ ने अध्ययन करना शुरू किया कि डिकेंस के लिए इंजेक्शन लगाने के लिए क्या खुराक उपयुक्त थी। दवा की खुराक का मुद्दा बहुत कठोर विषय है और मास्टर मुंडो के शोध नोट्स इसे विस्तार से समझाते हैं। सामान्यतः अधिकांश जीन आधारित एजेंट वायरल स्ट्रेन की तरह ही काम करते हैं, इसलिए खुराक की कोई सख्त जरूरत नहीं है। जब तक वे मेजबान कोशिका के जीनोम में पूरी तरह से घुसकर आक्रमण कर सकते हैं, तब तक काम पूरा हो जाता है और फिर कोशिका विभाजन और वायरल संक्रमण बाकी काम संभाल लेते हैं। वांग हाओ का जेनेसिस फैक्टर एक बार इस्तेमाल होने वाली दवा है। एक बार इस्तेमाल हो जाने पर यह खून में बेकार हो जाती है, इसलिए इसका वांछित प्रभाव पाने के लिए आवश्यक खुराक की सही गणना जरूरी है। सावधानीपूर्वक गणना के बाद वांग हाओ ने पाया कि डिकेंस की सभी कोशिकाओं को बदलने के लिए आवश्यक जेनेसिस फैक्टर्स की मात्रा बहुत अधिक होगी, संभवतः तब भी जब वांग हाओ का सारा रक्त निकाल दिया जाए। ये तो हैरान करने वाला नतीजा है। क्या डिकेंस को बचाने के लिए मुझे अपना सारा खून बहा देना चाहिए? लेकिन मानव शरीर लगातार विभाजित हो रहा है और नई कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है। अगर मेरे खून से बनी चमत्कारी औषधि डिकेंस की सभी कोशिकाओं को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है, तो वे मूल उत्परिवर्तित कोशिकाएं विभाजित होती रहेंगी, जिसके परिणामस्वरूप डिकेंस अपने छिपकली मानव रूप में वापस आ जाएगा। ये स्याही से दूषित तालाब जैसा है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में शुद्धिकरण पाउडर नहीं डालेंगे तो तालाब काला ही रहेगा, और इससे भी बुरी बात यह है कि स्याही उसमें गिरती रहेगी। अंतिम परिणाम तो स्पष्ट है। वांग हाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो, जिससे वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह ठंडा महसूस कर रहा था। लगता है मैं बहुत भोली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक नई दवा विकसित करना इतना मुश्किल होगा। वांग हाओ कुछ निराश हो गया, इसलिए उसने अपना प्रयोग रोक दिया। तभी उसे मास्टर मोंडो द्वारा दिए गए शोध नोट्स याद आ गए। क्यों न हम देखें कि मास्टर मेंग इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं। इसके बाद वांग हाओ ने उन शोध नोट्स को निकाला जिन्हें मास्टर मेंग ने अपने स्थानिक वलय से 50 वर्षों के शोध के दौरान बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था और उन्हें खोजना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। दृढ़ता का फल मिला और वांग हाओ को अंततः उस समस्या का समाधान मिल गया जो उसे परेशान कर रही थी। पता चला है कि पौधों को मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके जीन आधारित दवाइयां बनाते समय आपको भी वांग हाओ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके 3 मुख्य समाधान हैं। एक विकल्प यह है कि खुराक बढ़ा दी जाए और इसे कई छोटी खुराकों में लिया जाए। एक अन्य विधि में स्टेम कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। संशोधित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल प्राप्त किए जाते हैं और फिर पूरे शरीर में उत्परिवर्तित कोशिकाओं को बदलने के लिए स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग किया जाता है। प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल का सबसे आम प्रकार भ्रूण कोशिका है। आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान में परिपक्व मानव दैहिक कोशिकाओं को भ्रूणी या स्टेम कोशिकाओं में बदलने की क्षमता है, जिससे क्लोन और जैव इंजीनियर सैनिक बनाए जाते हैं। आखिरी तरीका ज्यादा कारगर और व्यवहारिक है। ये गैलेक्टिक फेडरेशन द्वारा भी व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। इसमें दवा को एक मेडिकल पॉड में इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें मरीज लेटा होता है, और पॉड के शक्तिशाली कार्य स्वचालित रूप से कोशिका और जीन प्रतिस्थापन को पूरा करते हैं। यह तरीका दूसरी विधि का विस्तार है। ये तेज है, कम खर्चीला है और इसके बेहतरीन परिणाम हैं। लेकिन यदि मैं मेडिकल पॉड का उपयोग करता हूं, तो मेरे रक्त में छिपा रहस्य उजागर हो सकता है, और हो सकता है कि फेडरल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा विच्छेदन और अनुसंधान के लिए मुझे प्रयोगशाला चूहे के रूप में इस्तेमाल किया जाए। वांग हाओ दुविधा में फंस गया था। लगता है मुझे मेडिकल पॉड खरीदने के लिए पैसे बचाने होंगे। अचानक उसकी आंखें चमक उठी और वांग हाओ ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए अपने माथे पर थपकी दी। अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं छिपकली से इलाज के लिए अग्रिम राशि मांग सकता था। वांग हाओ को मेडिकल पॉड के किसी उच्च स्तरीय संस्करण की जरूरत नहीं थी,
उसे बस साधारण कोशिका क्लोनिंग और जीन प्रतिस्थापन कार्यों के साथ साथ बुनियादी विश्लेषण क्षमताओं की भी जरूरत थी। उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक 20 साल पुराना मॉडल ही काफी होगा। फिर भी एक पुराने जमाने के मेडिकल पॉट की कीमत कम से कम 5 मिलियन स्टार कॉइन है, और यह उस प्रकार की मशीन के लिए है जिसे कबाड़ में डालकर मरम्मत की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए वांग हाओ ने तुरंत डिकेंस से संपर्क किया। अरे डिकेंस, मैं वांग हाओ बोल रहा हूँ। मुझे एक मेडिकल पॉड चाहिए। मेरे लिए एक सुरक्षित और एकांत जगह का इंतजाम करो। ये काम जल्द से जल्द करो। जितनी जल्दी तुम इसे पाओगे उतनी ही जल्दी तुम मरीज का इलाज कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह। अप्रत्याशित रूप से वांग हाओ की कॉल खत्म हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि डिकेंस का संदेश आ गया। उन्होंने वांग हाओ को शहर के पश्चिम में एक गोदाम में जाने का निर्देश दिया। मेडिकल पॉड तैयार था। वांग हाओ की ऐसी कुशलता देखकर वह दंग रह गया। सारा को कुछ शब्द समझाने और मास्टर मेन को अलविदा कहने के बाद वांग हाओ डिकेंस द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार चल पड़ा और सारा को पागलखाने में छोड़ दिया। आधे घंटे बाद वांग हाओ चिन्हित निर्देशांक पर पहुंचे। आपके सामने एक दवा कारखाना है जिसे हाल ही में कुप्रबंधन के कारण बंद कर दिया गया था। निर्देशांक बताते हैं कि कारखाने के पूर्व प्रायोगिक भवन में एक पुराना मेडिकल पॉड था। कारखाने को बेचने वाले व्यक्ति को इसे हटाना बहुत मुश्किल लगा और उसने इसे कबाड़ के रूप में बेच दिया। जिस व्यक्ति ने पूरी बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदा वह कोई और नहीं बल्कि डिकेंस ही थे। ये जानने पर वांग हाओ डिकेंस की फिजूल खर्ची पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। डिकेंस ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने वांग हाओ का स्वागत किया। जहां तक फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र की बात है, डिकेंस के आदमियों ने परिधि सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी संभाल ली। शक्ति के इस प्रदर्शन ने वांग हाओ को सचमुच प्रभावित किया। ये सिर्फ एक भव्य इशारा नहीं था, इसने डिकेंस की कार्यकुशलता और सबसे बढ़कर वांग हाओ पर उनके पूर्ण विश्वास को भी दर्शाया, ऐसा कुछ जो केवल पूर्ण विश्वास से ही संभव हो सकता है। इससे डिकेंस के प्रति वांग हाओ का सम्मान और भी गहरा हो गया। मास्टर वांग, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया है और कारखाने के आसपास के क्षेत्र को कड़ी निगरानी में रखा है। इस कारखाने के आसपास का पूरा 500 मीटर का दायरा हमारे नियंत्रण में है, इसलिए आप निश्चिंत रहें और अपना शोध कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस मेडिकल पॉड का निरीक्षण करने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है और यह अच्छी स्थिति में है। इसके अलावा ये प्रयोगशाला पूरी तरह से सुसज्जित है और सभी सुविधाएं और उपकरण बिल्कुल नए हैं। यदि आपके पास कोई अन्य अनुरोध है तो कृपया मुझे बताएं और मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। डिकेंस का रवैया बहुत ईमानदार था, जिससे वांग हाओ बहुत प्रसन्न हुए। बुरा नहीं है, ये प्रयोगशाला मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। सच कहूं तो मैं आपके लिए जो दवा विकसित कर रहा हूं उस पर मैंने प्रगति कर ली है। मुझे इस गुप्त अनुसंधान प्रयोगशाला की जरूरत इसलिए है ताकि अंतिम सत्यापन प्रयोग किए जा सकें। मुझे जीवित परीक्षण के लिए कुछ छोटे जानवर चाहिए और मुझे आश्चर्य है कि क्या आप जल्द से जल्द मेरे लिए कुछ तैयार कर सकते हैं। मुझे आपका थोड़ा खून भी चाहिए। एक नया हफ्ता शुरू। कृपया बुकमार्क करें और सुझाव दें। अध्याय 110 दवा परीक्षण। मास्टर वांग, जीवित जानवरों को तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रयोगशाला के बगल में एक गोदाम है जहां जीवित प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के जानवर हैं। आप मुझसे जितना चाहें उतना खून ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मात्रा की जरूरत है तो मैं रोज आकर खून निकाल सकता हूं। ऐसा कहने के बाद डिकेंस ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, जिससे उसकी बाहें हरे रंग के शल्कों से ढकी हुई दिखाई देने लगीं, जिससे ये संकेत मिलता था कि वांग हाओ किसी भी समय खून निकाल सकता है। डिकेंस एक स्पष्टवादी और ईमानदार चरित्र के व्यक्ति थे और वांग हाओ उनके व्यक्तिगत आकर्षण से बहुत प्रभावित थे, भले ही अब उनका स्वरूप हरे छिपकली जैसा भयावह हो गया था। कोई जरूरत नहीं, बस 10 टेस्ट ट्यूब बनाओ, इतना काफी होगा। इनमें से प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लगभग 50 सीसी रक्त होता है, यानी 10 ट्यूबों में 500 सीसी रक्त होगा। रक्त की मात्रा ज्यादा नहीं है, एक औसत व्यक्ति द्वारा एक बार दान किए जाने वाले रक्त के बराबर, और इससे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। वास्तव में वांग हाओ को इतने अधिक रक्त की आवश्यकता ही नहीं थी, 2 टेस्ट ट्यूब ही पर्याप्त होती। इतने सारे लोगों को रखने का कारण पूरी तरह से डिकेंस को प्रभावित करना था। डिकेंस द्वारा 10 टेस्ट ट्यूब रक्तदान करने के तुरंत बाद वांग हाओ ने डिकेंस को प्रयोगशाला से बाहर जाने का निर्देश दिया और सीलबंद स्टील का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वांग हाओ ने स्टेराइल वर्कवियर पहने और अंतिम लाइव प्रयोग शुरू किया। मैंने दरवाजा बंद करने का जो कारण बताया वह वास्तव में काफी शर्मनाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वांग हाओ ने पहले कभी मेडिकल पॉड इस्तेमाल नहीं किया था।
अगर वह डिकेंस को ये बात बताता तो बहुत शर्मिंदगी होती और शायद डिकेंस को शक भी हो जाता। वांग हाओ ने इंटरनेट से इस प्रकार के मेडिकल पॉट के लिए ऑपरेशन मैनुअल वीडियो डाउनलोड करने में 10 मिनट लगाए। उन्होंने इसे देखा और इसे चलाना सीखा और जल्द ही वे साधारण ऑपरेशन करने में सक्षम हो गए। फिर उसने अपने शरीर से 200 सीसी खून निकालकर मिरेकल 1 की 10 शीशियां बनाईं। हर शीशी में सुनहरे द्रव की सिर्फ 3 बूंदें होती हैं, लेकिन मेडिकल कैप्सूल की शक्तिशाली क्षमताओं के कारण सिर्फ 1 बूंद की जरूरत होती है। वांग हाओ ने प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल के लिए बगल के गोदाम से 10 सफेद चूहों को निकाला। उनमें से 5 को भ्रूपे में रखा गया और प्रत्येक चूहे को डिकेंस के रक्त से निकाले गए एक जीन अंश का इंजेक्शन दिया गया, जिसे फिर एक मेडिकल पॉट के जरिए उनके आनुवंशिक अनुक्रम में डाला गया। उत्परिवर्तित डिकेंस जीन अंश से दूषित ये चूहे जल्दी ही छिपकली जैसे रूपों में बदल गए। बाकी 5 चूहे अपरिवर्तित रहे और उन्हें ग्रुप बी में रखा गया। फिर 5 सफेद चूहों को चिकित्सा कक्ष में रखा गया, उन्हें मिरेकल 1 इंजेक्शन दिया गया और उनका उपचार देखा गया। 1 घंटे बाद प्रयोगात्मक परिणाम बहुत संतोषजनक थे। समूह ए के चूहे डिकेंस के जीन से संदूषित होने के बाद छिपकली जैसे रूपों में परिवर्तित हो गए, लेकिन मेडिकल पॉड में मिरेकल 1 अभिकर्मक के साथ उपचार के बाद वे जल्दी ही ठीक हो गए, कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ और उनके महत्वपूर्ण संकेतों में काफी सुधार हुआ। ग्रुप बी के चूहे सामान्य चूहे थे। मिरेकल 1 अभिकर्मक के संपर्क में आने के बाद उनकी उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उनकी शारीरिक स्थिति और विभिन्न महत्वपूर्ण संकेतों में सुधार हुआ। प्रयोगात्मक परिणामों को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करने और संग्रहीत करने के बाद वांग हाओ ने सभी डेटा को अपने स्थानिक रिंग में रखा, जिससे मेडिकल पॉट के अंदर ऑपरेशन के सभी निशान मिट गए। दवा का प्रारंभिक सत्यापन पूरा हो चुका है। दरअसल ये देखते हुए कि ज्यादा कठोर दवा सत्यापन और व्यवस्थित नैदानिक परीक्षणों में अक्सर 3 से 5 साल लग जाते हैं, वांग हाओ की दवा का विकास, सख्ती से कहें तो, किसी कालाबाजारी वाली कार्यशाला में नकली दवाएं बनाने से अलग नहीं है और इसे बेहद घटिया तरीके से बनाया गया है। पर किसे परवाह है? यदि दवा सचमुच प्रभावी है और डिकेंस को अपना सामान्य मानवीय रूप वापस पाने में मदद कर सकती है, तो ये सफल होगी। सिद्धांततः अगला परीक्षण मानव पर किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी दवा पर भरोसा है, इसलिए इस चरण को छोड़ा जा सकता है। एक पल के लिए विचार करने के बाद वांग हाओ ने भविष्य में उपयोग के लिए चमत्कार नंबर 1 औषधि की 5 खुराक पहले से तैयार करने का फैसला किया। इस बीच डिकेंस 4-5 घंटे से कारखाने के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि वांग हाओ का शोध प्रयोग कैसा चल रहा है, फिर भी वह बेचैनी से भरा हुआ था। तभी डिकेंस के ब्रेसलेट पर अचानक एक नोटिफिकेशन की आवाज आई और स्क्रीन पर देखने पर उन्हें मास्टर वांग का एक टेक्स्ट संदेश दिखाई दिया। जल्दी से प्रयोगशाला में जाओ। इन 5 छोटे छोटे शब्दों ने मानो आकाश में चमकते किसी भाग्यशाली तारे ने डिकेंस की आंखें चौंधिया दी। वह 7-8 सेकंड तक वहीं सन्नाटे में खड़ा रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर उत्साह का भाव छा गया, जिसे वह मुश्किल से दबा पाया था। उसकी दोनों सुनहरी खड़ी पुतलियां लगातार कांप रही थीं और उसकी आंखों के कोनों में आंसू भी भर आए थे। वे आंसू तब बहाए गए जब वे भावनात्मक रूप से उत्तेजित थे। अंत में, आखिरकार, क्या जीवन रक्षक दवा आ गई है। डिकेंस प्रयोगशाला में वापस चले गए, जहां वांग हाओ ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था और मेडिकल पॉट को पुनः चालू कर दिया था, डिकेंस के आगमन की प्रतीक्षा में। समय और ऊर्जा बचाने के लिए वांग हाओ ने मानव नैदानिक परीक्षणों की परवाह न करते हुए सीधे डिकेंस से दवा का परीक्षण करने को कहा। हालांकि इसमें कुछ जोखिम थे, फिर भी वांग हाओ ने इसकी परवाह नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गए। डिकेंस, मेरी औषधि लगभग खत्म हो गई है। आज इसका परीक्षण करने के बाद मुझे 60% विश्वास है कि मेरी चमत्कारी एक औषधि लेने के बाद तुम अपना असली मानव रूप वापस पालोगे। इसके अलावा ये औषधि तुम्हारी सुप्त आनुवंशिक क्षमता को और भी विकसित कर सकती है। क्या यह तो पहले से ही विकसित है? यह न केवल मेरी मानवीय उपस्थिति को बहाल कर सकता है, बल्कि यह मेरी आनुवंशिक क्षमता को भी उजागर कर सकता है। डिकेंस अविश्वास से आंखें फाड़कर देखते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे पहले से ही काफी बूढ़े हो चुके हैं और अपनी आनुवंशिक क्षमता का उपयोग करने का सबसे अच्छा समय चूक चुके हैं। ये सही है। हालांकि इस दवा का मनुष्यों पर परीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए आपको कुछ जोखिम उठाने होंगे। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, इस दवा का कोई विषाक्त प्रभाव नहीं है। इन 10 चूहों को देखें, उन्होंने अभी अभी चमत्कार नंबर 1 लिया है और निगरानी के अनुसार अब उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। वांग हाओ ने डिकेंस की ओर देखा, ये जानते हुए कि यह एक कठिन विकल्प था।
कोई भी व्यक्ति दवा का परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता, क्योंकि दवा का परीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति बनने के लिए भारी जोखिम उठाने और महान साहस दिखाने की आवश्यकता होती है। हालांकि वांग हाओ को उम्मीद नहीं थी कि डिकेंस एक गहरे निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति था। यह उस मरीज की तरह था जो दशकों से एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था और मौत के कगार पर था। उसे अचानक पता चला कि दुनिया में एक जादुई गोली है जो उसे इस बीमारी से मुक्ति दिला सकती है। भले ही उसे पता हो कि वह दवा उसकी जान ले सकती है, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जोखिम उठाकर इसे आजमाना पसंद करेंगे। अगर ये दवा काम कर गई तो क्या होगा? यदि दवा काम नहीं भी करेगी तो भी इससे मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं तैयार हूँ। हम अभी दवा का परीक्षण शुरू कर सकते हैं। मास्टर वांग, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं डिकेंस 20 साल से भी ज्यादा समय से अंडरवर्ल्ड में हूँ। मैं अनगिनत लोगों से मिला हूं और मैं चरित्र का आकलन करने में बहुत अच्छा हूं। मास्टर वांग, आप पर मैं निश्चित रूप से भरोसा कर सकता हूं। डिकेंस ने वांग हाओ को एक तीव्र नजर से देखा, उसकी आंखों में उत्साह और चेहरे पर ईमानदारी बिल्कुल वास्तविक थी। वांग हाओ की राक्षसी आंखें अत्यंत सूक्ष्म चेहरे के भावों को पकड़ सकती हैं, और वह एक नज़र में बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है या नहीं। पिछले 2 दिनों से वांग हाओ चुपके से डिकेंस के चेहरे के सूक्ष्म भावों पर नजर रख रहा है और उसे किसी भी तरह का बनावटीपन का संदेह नहीं हुआ है। यही एक मुख्य कारण है कि वांग हाओ डिकेंस के साथ बिल्कुल सहज है। कृपया वोट करें। कृपया सिफारिश करें। अध्याय 111 पुरुष आसानी से आंसू नहीं बहाते। बहुत बढ़िया डिकेंस, मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ। अब आप मेडिकल पॉड में लेट सकते हैं। मैंने आपके लिए मिरेकल 1 उपचार तैयार कर लिया है और हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। वांग हाओ दिखावटी नहीं था। डिकेंस की आंखें उत्साह से जल उठीं। 20 साल से भी ज्यादा समय के बाद आखिरकार मैं डिकेंस दुनिया को अपना असली चेहरा फिर से दिखा सकता हूँ। हा टिल्ड। डिकेंस ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और मेडिकल पॉड में चढ़ गए। चूंकि मेडिकल पॉड को 9 मीटर की ऊंचाई के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए डिकेंस, जो 2 मीटर से ज्यादा लंबे थे, अंदर केवल दुबककर बैठ सकते थे, जिससे उन्हें असहजता और जकड़न महसूस हो रही थी। हालांकि इस छोटी सी समस्या ने डिकेंस के अच्छे मूड को बिल्कुल भी कम नहीं किया। जैसे ही मेडिकल केबिन का पारदर्शी आवरण बंद हुआ, पूरे मेडिकल केबिन में हरे पोषक तत्व का घोल डाला जाने लगा। मेडिकल केबिन का आंतरिक वातावरण मां के गर्भ जैसा बनाया गया था। अंदर का हरा घोल दरअसल ऑक्सीजन युक्त कोशिका पोषक तत्व का घोल था। इस पोषक तत्व के घोल में डूबे लोग बिना वेंटिलेटर की मदद के सीधे सांस ले सकते थे। बूम! जैसे ही वांग हाओ ने नियंत्रण बटन दबाया, मेडिकल पॉड काम करना शुरू कर दिया। मिरेकल 1 को पहले ही मेडिकल पॉड में इंजेक्ट कर दिया गया है, बाकी काम मेडिकल पॉड द्वारा स्वचालित रूप से किया जाएगा। मेडिकल पॉड में मौजूद हरे पोषक तत्व के घोल में डूबते हुए डिकेंस को ऐसा लगा जैसे वह बचपन में अपनी मां के गर्भ में लौट आया हो। गर्माहट, आराम और गहरी शांति ने उसकी उत्तेजित भावनाओं को तुरंत शांत कर दिया। धीरे धीरे डिकेंस की सांसें धीमी हो गईं, उसकी धड़कन धीरे धीरे कम हो गई और फिर वह गहरी नींद में सो गया। ये गहरी नींद एक स्वचालित समायोजन है जो गर्भ में विकसित हो रहे शिशु की शारीरिक अवस्था की नकल करती है। इस गहरी नींद की अवस्था में बिना एनेस्थीसिया के चिकित्सा प्रक्रियाएं की जा सकती हैं और इसके प्रभाव वाकई अद्भुत होते हैं। मेडिकल पॉड के बाहर वांग हाओ घबराहट से स्क्रीन पर निगरानी डेटा का अवलोकन कर रहे थे, जबकि पॉड के अंदर डिकेंस के परिवर्तनों को देखने के लिए कुछ क्षण ले रहे थे। जीन सीरम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं, जो किसी व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में जानवर जैसा रूप दे सकते हैं, जिससे उसे जबरदस्त युद्ध क्षमताएं मिलती हैं। इस मेडिकल पॉड में भी यह अद्भुत क्षमता है, लेकिन ये परिवर्तन प्रक्रिया को और अधिक नियंत्रणीय और सुरक्षित बनाता है। डिकेंस के विभिन्न शारीरिक संकेतकों के अनुसार वांग हाओ को मैन्युअल रूप से काम करना पड़ता था। हालांकि मेडिकल पॉड को स्वचालित रूप से काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, फिर भी मशीन में खराबी या अप्रत्याशित आपात स्थितियां आने की संभावना बनी रहती थी। ऐसे मामलों में वांग हाओ को मैन्युअल रूप से काम करना पड़ता था, जैसे कि शामक या एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाना या सभी ऑपरेशन रोकना। आधे घंटे बाद कक्ष के अंदर तरल में बड़ी संख्या में बुलबुले दिखाई देने लगे, मानो उसे उबाला जा रहा हो। कक्ष के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ा। इस पोषक घोल का क्वथनांक केवल 45 डिग्री सेल्सियस है। तरल के क्वथनांक को देखकर अंदर मानव शरीर के तापमान का सीधा पता लगाया जा सकता है। जैसे ही मानव शरीर का तापमान चेतावनी रेखा से ऊपर पहुंचता है, पोषक घोल वाष्पित हो जाएगा और चिकित्सा कक्ष भी सक्रिय शीतलन को सक्रिय कर देगा।
इस क्षण डिकेंस के शरीर का तापमान तेजी से 39 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया और पलक झपकते ही 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हालांकि आनुवंशिक रूप से संशोधित योद्धा 50 डिग्री सेल्सियस तक का बुखार झेल सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का शरीर का तापमान मानव मस्तिष्क को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है और यहां तक कि मस्तिष्क मृत्यु का कारण भी बन सकता है। शरीर का बढ़ा हुआ तापमान इस बात का संकेत है कि जीनवर्धक दवा असर करने लगी है। आमतौर पर अगर दवा को सीधे लिया जाए तो इसका असर कुछ सेकंड या मिनटों में दिखने लगता है, लेकिन मेडिकल पॉट से धीरे धीरे निकलने पर यह प्रक्रिया आधे घंटे में ही पूरी हो जाती है। दवा के प्रभाव को धीमा करने के कई लाभ हैं, जिनमें से सबसे बड़ा यह है कि ये दवा के प्रभाव को धीमा कर सकता है, जिससे शरीर उन्हें पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है। अचानक डिकेंस, जो गहरी नींद में था, दहाड़ा, उसके माथे की नसें उभर आईं, उसकी रक्तवाहिकाएं उभर आईं और उसके चेहरे पर अत्यधिक दर्द के भाव दिखाई देने लगे। मेडिकल पॉट के अंदर की जांचों को डिकेंस की अस्थि, मज्जा, रक्त वाहिकाओं, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और यहां तक कि मस्तिष्क की कोशिकाओं में भी गहराई से डाला गया है। मेडिकल पॉट द्वारा संशोधित और मिरेकल 1 अभिकर्मक द्वारा क्षरण के बाद डिकेंस की अपनी बहुशक्तिशाली सटिम कोशिकाओं को उन घनीभूत धातु की जांचों के माध्यम से डिकेंस के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। डिकेंस दर्द से दहाड़ उठा, लेकिन उसकी आंखें कसकर बंद थीं, जिससे साफ जाहिर था कि वह अभी भी गहरी नींद में था। हालांकि उसके शरीर के भीतर से उठ रहे असहनीय दर्द ने डिकेंस के स्वर तंत्रों को अचानक एक दर्दनाक चीख निकालने के लिए प्रेरित कर दिया। फिर कुछ ही सेकंड बाद डिकेंस के हरे रंग के शल्क टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे। पहले तो ये टुकड़े टुकड़े करके उखड़ने लगा, फिर उखड़ने की दर तेजी से बढ़ गई और जल्द ही यह बड़े क्षेत्रों में उखड़ने लगा। सबसे पहले छाती और पीठ के हिस्से गिरते हैं, फिर अंग और अंत में उंगलियां, पैर की उंगलियां और सिर। उसके शरीर से हरे रंग के शल्क गिरने के तुरंत बाद उसके हाथों और पैरों से सांप के छिलके जैसी झिल्ली की एक परत नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से गिरने लगी। फिर उसकी पूरी त्वचा छिलने लगी और पूरा केबिन अनगिनत शल्कों और छूटी हुई त्वचा से भर गया, साथ ही बड़ी मात्रा में लाल रक्त और हत्याया 115 दृष्टिकोण का नाटकीय उलटफेर। मैं आपको सटीक सिद्धांत नहीं बता सकता, लेकिन उपचार प्रक्रिया में आमतौर पर 1 घंटे से भी कम समय लगता है, जो कि पशुकर्ण और आनुवंशिक उत्परिवर्तन की डिग्री पर निर्भर करता है। मुझे इस इलाज पर पूरा भरोसा है। साइड इफेक्ट्स की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई बुरा असर हुआ भी, तो वो ये कि इलाज के बाद आपके शरीर के सारे बाल झड़ जाएंगे। आप पूरी तरह से गंजे हो जाएंगे, बिल्कुल डिकेंस की तरह। वांग हाओ के बोलने के बाद बाल्ड वुल्फ ने अंततः देखा कि डिकेंस का चेहरा वास्तव में गंजा था। उसके चेहरे पर कोई बाल नहीं थे, यहाँ तक कि भौहें या चेहरे पर भी बाल नहीं थे। ये तो सचमुच गंजा है। गंजा भेड़िया खिलखिलाकर हंसा। माहौल तुरंत शांत हो गया। बाल्ड वुल्फ का गार्ड गायब हो गया और उसने हल्की मुस्कान के साथ वांग हाओ की तरफ देखा। मुझे विश्वास है कि भाई डिकेंस ने जो कहा वह सच है, लेकिन मैं अब भी बिना किसी गारंटी के इलाज को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। मास्टर वांग, आप मुझे किस तरह की गारंटी दे सकते हैं? बाल्ड वुल्फ अपने व्यवसाय स्वभाव के अनुरूप दोस्ताना व्यवहार बनाए रखते हुए, लेकिन उनके शब्द तीखे और तीखे थे। वे सीधे मुद्दे पर आ गए, उम्मीद करते हुए कि वांग हाओ कोई गारंटी दे सकते हैं। व्यावसायिक दुनिया में ये गारंटी आमतौर पर किसी प्रतिष्ठित हस्ती या बड़े बॉस, कंपनी की ताकत और योग्यता, दूसरे पक्ष के चरित्र या किसी अनुबंध का गारंटी हो सकती है। जब वांग हाओ ने बाल्ड वुल्फ का अनुरोध सुना तो वह नाराज नहीं हुआ। उसने शांति से अपनी स्थानिक अंगूठी से वूजी डोजो का स्वर्ण सदस्यता बैज निकाला और बाल्ड वुल्फ को दिखाया। मुझे आश्चर्य है, श्री बाल्ड वुल्फ, क्या आप वूजी डोजो के गोल्ड सदस्य बैच के बारे में जानते हैं? वूजी डोजो के गोल्ड सदस्य के रूप में क्या मैं अपने लिए गारंटी देने के योग्य हूं? जब चमचमाता हथेली के आकार का शुद्ध सोने का बिल्ला बाल्ड वुल्फ के सामने आया, तो उसकी काली आंखों में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठी। ये रोशनी क्षणिक थी और फिर उसके आधे इंसान आधे भेड़िए जैसे चेहरे में एक नाटकीय बदलाव आया। आप वास्तव में वूजी मार्शल आर्ट्स अकादमी के गोल्ड सदस्य हैं, और इतने युवा। यदि आप राजधानी क्षेत्र के किसी बड़े परिवार से आए कोई प्लेबॉय होते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन पृथ्वी जैसे दूरस्थ और गरीब स्थान पर इतनी कम उम्र में वूजी मार्शल आर्ट्स अकादमी के गोल्ड सदस्य बनना, ये बिल्कुल असंभव है, जब तक कि आप वूजी मार्शल आर्ट्स अकादमी द्वारा पूर्व चयनित एक सुपर जीनियस न हो। बाल्ड वुल्फ की अभिव्यक्ति एक पल में काफी बदल गई और वांग हाओ के प्रति उसका रवैया चापलूसी में बदल गया। अरे मास्टर वांग, कृपया अपना बैज हटा दीजिए।
ये बैज असली है। मैंने ऐसे बैज कई बार देखे हैं, लेकिन पहली बार मैंने आपके जैसे किसी युवा के पास इसे देखा है। चूंकि मास्टर वांग वूजी मार्शल आर्ट्स अकादमी के गोल्ड मेंबर हैं, इसलिए इतना प्रतिष्ठित दर्जा किसी संघीय कांग्रेसी के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि आप मुझ जैसे बूढ़े को बेवकूफ बनाने में अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वांग हाओ की उंगली में खास तौर पर दिखाई देने वाली माणिक्य की अंगूठी। बाल्ड वुल्फ को पक्का शक था कि यही वो मशहूर स्थानिक अंगूठी है। जानते हैं, हालांकि अब वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था और उसके पास काफी दौलत थी, फिर भी उसके पास स्थानिक अंगूठी रखने की ताकत नहीं थी। ये पौराणिक वस्तुएं गैलेक्टिक फेडरेशन की निर्माण क्षमता से परे हैं। ये सभी एलियन खंडहरों से खोदकर निकाली गई हैं या अंतरिक्ष से आयात की गई हैं, और हर एक अविश्वसनीय रूप से कीमती है। इन्हें सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वांग हाओ को बाल्ड वुल्फ के अचानक 180 डिग्री के रुख बदलने की कोई परवाह नहीं थी। जब तक दूसरा पक्ष उस पर विश्वास करने और चमत्कारी उपचार स्वीकार करने को तैयार था, तब तक उसे दूसरी छोटी मोटी बातों की परवाह करने का समय ही नहीं था। मैंने लगभग पूरी सुबह बाल्ड वुल्फ से बातें करते हुए बर्बाद कर दी। वह समय की कद्र करता है और उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसे में चलो जल्दी से इलाज शुरू करते हैं। हमने पूरी सुबह बर्बाद कर दी है, तो चलो जल्द से जल्द तुम्हें ठीक करते हैं। मुझे अभी भी साधना करनी है। ये सही है, ये सही है। मास्टर वांग इतने युवा हैं, फिर भी उन्होंने पहले ही गोल्ड मेंबरशिप प्राप्त कर ली है, और वे अपने समय का बहुत सदुपयोग करते हैं। उनके आगे एक उज्जवल भविष्य है। बाल्ड वुल्फ ने वांग हाओ की चापलूसी शुरू कर दी। अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ। सारा ऐसे चालाक चंचल इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो इतनी आसानी से अपना मन बदल लेता हो। उसने नाक भान सिकुड़ी और वांग हाओ के पीछे प्रयोगशाला में चली गई। डिकेंस द्वारा प्रयोगशाला के जीर्णोद्धार पर काफी पैसा खर्च करने के बाद सुरक्षा उपायों में काफी सुधार किया गया। अंदर और बाहर 3-1 मीटर मोटे मिश्र धातु के सीलबंद दरवाजे लगाए गए, जो किसी सैन्य अड्डे के मानकों के बिल्कुल अनुरूप थे। यहां तक कि दीवारों को भी मोटी मिश्र धातु से मजबूत किया गया था। साधारण लेजर हथियार और जमीनी मिसाइलें भी सुरक्षा की सबसे बाहरी परत को भेद नहीं पाती थीं। एक छोटे अंतरिक्ष यान की तोपें भी कुछ समय तक इसे झेल सकती थीं। बेशक, अगर यह युद्धपोत के स्तर या उससे ऊपर का कोई सुपर स्पेसशिप होता, तो इस तरह की सुरक्षा काफी पतली होती। नवीनीकरण के बाद केवल वांग हाओ को ही प्रयोगशाला में प्रवेश की अनुमति थी। किसी और को भी प्रवेश करने के लिए वांग हाओ के साथ आना पड़ता था, अन्यथा सुरक्षा व्यवस्था उन्हें घुसपैठिया मान लेती और उन पर रक्षात्मक हथियारों से भीषण हमला करती। ये रक्षात्मक हथियार डिकेंस ने अपने भूमिगत संपर्कों का इस्तेमाल करके संघीय सेना से हासिल किए थे। ये असली सैन्य स्तरीय उत्पाद थे। उनकी शक्ति बेजोड़ थी। जल्द ही वांग हाओ बाल्ड वुल्फ और सारा को प्रयोगशाला में ले गया, जबकि डिकेंस और उसके आदमी निगरानी रखने के लिए बाहर की ओर पीछे हटने के लिए जिम्मेदार थे। एक बार प्रयोगशाला को अंदर से सील कर दिया जाए तो बाहर से किसी के लिए भी अंदर जाना लगभग असंभव हो जाता है। प्रयोगशाला में प्रवेश करने के बाद वांग हाओ ने सारा को बांझ काम के कपड़े पहनने का निर्देश दिया और खुद भी एक सेट लेकर उन्हें पहन लिया। बाल्ड वुल्फ ने अपने कपड़े उतार दिए और बांझीकरण कक्ष में प्रवेश किया, मास्टर वांग हाओ द्वारा तबाह किए जाने के लिए तैयार। बाल्ड वुल्फ नाटा और मोटा था और मेडिकल पॉड में आने के बाद उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। हालांकि उसकी ऊंची पहाड़ जैसी भेड़िया जैसी पीठ और उभरी हुई रीढ़ की हड्डी के कारण मेडिकल पॉड की सीट पर बैठने पर उसे थोड़ी जकड़न महसूस हुई। इसके अलावा उसे काफी आराम महसूस हुआ। सारा, तुम पर नजर रखने, चुप रहने और मुझे देखने की जिम्मेदारी होगी। बस ऑपरेशन करो। ठीक है भाई वांग हाओ, मैं एक अच्छा लड़का बनूंगा और आपकी बात सुनूंगा। सारा ने सिर हिलाया। जैसे ही मेडिकल केबिन की पारदर्शी ढाल बंद हुई, केबिन में तेजी से हरे पोषक तत्व का घोल डाला जाने लगा। ये पोषक तत्व समाधान विशेष रूप से डिकेंस के अंतिम उपचार के बाद तैयार किए गए थे, जिनमें शामक और बेहोशी की दवाएं भी शामिल थीं और सिस्टम का ठंडा तापमान भी कम कर दिया गया था। शामक और एनेस्थेटिक्स मिलाने का उद्देश्य इलाज के दौरान मरीजों को तेज दर्द से जागने और गहरी नींद से जागने से रोकना है, जिससे इलाज की प्रभावशीलता बहुत कम हो जाती है। कूलन वार्निंग तापमान भी 42 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया गया है और स्थिर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया गया है, ताकि अंदर के लोग ज्यादा आरामदायक महसूस करें। जहां तक मुख्य घटक मिरेकल 1 की बात है, वांग हाओ ने कोई बदलाव नहीं किया। इस दौरान जब भी उन्हें खाली समय मिलता, वांग हाओ मिरेकल 1 अभिकर्मक बनाने के लिए थोड़ा खून निकाल लेते।
एक हफ्ते बाद उनके पास मिरेकल 1 की 100 से ज्यादा शीशियां जमा हो गईं, जिनके बारे में उनका मानना था कि ये कुछ समय के लिए काफी होंगी। 300 मिलियन स्टार कॉइन कमा पाएंगे या नहीं, इस बात को लेकर वांग हाओ अब काफी चिंतित हैं। जब उन्होंने पहली बार पैसा कमाने की योजना बनाई थी, तब वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन एक हफ्ते की असफलताओं के बाद अब वे कोई वादा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कृपया इसे अपने पसंदीदा में जोड़ें और वोट करें। अध्याय 116 100 मिलियन स्टार सिक्कों को अस्वीकार करना। समय उड़ता है और आधे घंटे बाद जैसे ही मिरेकल 1 दवा का असर हुआ, मेडिकल पॉड प्रोब बाल्ड वुल्फ के शरीर में गहराई तक पहुंच चुका था और मिरेकल 1 द्वारा संशोधित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को उसके अस्थि मज्जा, रक्त वाहिकाओं, मांसपेशियों, नसों, मस्तिष्क और अन्य क्षेत्रों में इंजेक्ट कर चुका था। असली खेल तो बस शुरू ही हुआ था। डिकेन्स के सरीसृप मोल्टिंग के विपरीत वेयरवुल्फ योद्धाओं का आनुवंशिक उत्परिवर्तन एक उच्च स्तर पर होता है। डिकेन्स के निम्न स्तरीय सरीसृप छिपकली जीन पोषण केवल स्तर ए पर है, जबकि वेयरवुल्फ जीन स्तर डी पर है, जो एक पूरा स्तर ऊपर है। आनुवंशिक उत्परिवर्तन की प्रक्रिया भी थोड़ी अलग है। बेशक चमत्कारी उपचार के दौरान होने वाले परिवर्तन थोड़े अलग होते हैं। गंजा भेड़िया जोर से कांप उठा, मेडिकल पॉड में सिकुड़ गया और उसका घना फर गुच्छों में गिरने लगा। उसकी दोनों भुजाएं भी तेजी से सिकुड़ने लगीं, हड्डियां विकृत हो गईं और भेड़िए के पंजे तेजी से सिकुड़ते गए, धीरे धीरे सामान्य इंसानों की उंगलियों में बदल गए। इस बदलाव की प्रक्रिया में उसके लंबे काले नाखून भी केले के छिलकों की तरह छिल गए, गिरे हुए फर के साथ हरे घोल में तैरने लगे। आखिरी बदलाव भेड़िए के चेहरे और पीठ का था। चरमराहट और दांत पीसने जैसी हड्डियां आपस में घिसटने जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। भेड़िए की पीठ, जो पहाड़ की तरह झुकी हुई थी, तेजी से सिकुड़ गई और उभरी हुई रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। धीरे धीरे पूरी पीठ एक सपाट, सामान्य इंसानी पीठ बन गई। खूंखार भेड़िए के चेहरे का आधा हिस्सा धुंधला होने लगा और चेहरे की मांसपेशियां और हड्डियां अनगिनत कीड़ों की तरह हैंट गईं। जल्द ही भेड़िए के चेहरे का वह खूंखार और डरावना आधा हिस्सा अपने मूल रूप में वापस आ गया। गंजा भेड़िया अब अपने मानव रूप में वापस आ गया था, पूरी तरह से गंजा हो गया था। उसका कभी छोटा, मोटा और गोल मटोल शरीर अब ऐसा लग रहा था मानो मांस की एक परत काट दी गई हो, जिससे वह थोड़ा पतला दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा भी गोरी हो गई थी और युद्ध के मैदान में पड़े निशान भी चमत्कारिक रूप से गायब हो गए थे, क्योंकि पपड़ी उतर गई थी, जिससे वह चिकना और सफेद हो गया था। वह बिल्कुल एक गोरी चमड़ी वाले सूअर जैसा लग रहा था जिसे उबलते पानी से नोचा गया हो, और ऐसा लग रहा था मानो वह 10 साल जवान हो गया हो। जैसे ही मेडिकल पॉड का सुरक्षा कवच खुला, बाल्ड वुल्फ, जो अभी अभी गहरी नींद से जागा था, पॉड से बाहर निकला, अपने अंगों को फैलाया और अपने जोड़ों को चटकाते हुए बीन्स की तरह चटकाया। फिर उसने उत्सुकता से पॉड को देखने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। जब उसने देखा कि बालों वाली भुजाएं गायब हो गई हैं और उनकी जगह गोरी और मजबूत भुजाएं आ गई हैं, तो बाल्ड वुल्फ रो पड़ा और उसके चेहरे पर तुरंत आंसू बहने लगे। एक चमत्कार, एक सच्चा चमत्कार। मेरा हाथ वापस सामान्य हो गया है। ये सच है, वे लानत के बालों वाले पंजे आखिरकार चले गए हैं। हा टिल्ड। वांग हाओ ने एक आईना निकाला और बाल्ड वुल्फ को देते हुए सहजता से कहा, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अपने बाएं गाल और पीठ को देखो, क्या वे भी ठीक हो गए हैं? बाल्ड वुल्फ ने कांपते हुए वो आईना उठाया जो वांग हाओ ने उसे दिया था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब उसने आईने में उस व्यक्ति को देखा जो उसके आंसुओं से धुंधला हो गया था, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। हा टिल्डा। हालांकि उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, बाल्ड वुल्फ के चेहरे पर खुशी थी। आज जितना खुश वो पहले कभी नहीं था। आईने में अपना अक्स देखकर वह अपने बाएं गाल पर जोर से चुटकी काटी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह जोर से हंस पड़ा। हा, मैं अपने चेहरे पर दर्द महसूस कर सकता हूं, ये चेहरा असली है। धिक्कार है, मैं आखिरकार फिर से लोगों का सामना कर सकता हूं। हा। उद्धरण चिन्ह। बाल्ड वुल्फ ने पुनः अपनी पीठ को छुआ। ये चिकनी और चमकदार थी और यह अनुभूति अद्भुत थी। मैं आखिरकार फिर से दिन का उजाला देख सकता हूं। अरे, मैं कल अपने बच्चे को जन्म देने के लिए घर जा रहा हूं। अरे नहीं, मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ बच्चे को जन्म देने के लिए वापस जा रहा हूं। जब भी बच्चों की बात आती है तो सारा का चेहरा लाल हो जाता है। बाल्ड वुल्फ को एहसास हुआ कि पास में एक छोटी बच्ची खड़ी है और उसे पता था कि उसके पहले कहे गए अपशब्द कुछ अश्लील थे। शर्मिंदा होकर उसने सारा की तरफ माफी मांगते हुए मुस्कुराया। हे छोटी बच्ची, माफ करना, मुझे याद नहीं था कि तुम यहाँ हो।
वैसे मास्टर वांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरकार एक असली इंसान बन गया हूँ। मास्टर वांग, मैं पूछना चाहता था कि क्या यह इलाज पूरा हो गया है? क्या मैं कभी फिर से इंसान बन पाऊंगा? बाल्ड वुल्फ ने कुछ चिंता के साथ पूछा। वह वास्तव में अपना पुराना भूतिया रूप फिर से नहीं देखना चाहता था। वांग हाओ ने शांति से कहा, उपचार बहुत सफल रहा। परीक्षणों से पता चलता है कि आपके शरीर में उत्परिवर्तित जीन अनुक्रम पूरी तरह से समाप्त हो गया है। यदि आप अभी भी चिंतित हैं, तो आप पुनः जांच के लिए संघ के किसी भी बड़े अस्पताल में जा सकते हैं। यह उपचार एक क्रांतिकारी इलाज है। उपचार के बाद आपके शरीर में उत्परिवर्तित जीन पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा और यह फिर कभी नहीं होगा। आप निश्चिंत रह सकते हैं। घर जाए और मन की शांति के साथ अपने बच्चे को जन्म दीजिए। भाई वांग हाओ, तुम बहुत शर्मनाक हो, सारा ने वांग हाओ से कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके प्यारे भाई वांग हाओ के मुंह से इतना शर्मनाक शब्द निकलेगा। उसका चेहरा फिर से लाल हो गया और वह गंजे भेड़िए की ओर मुड़ी और जोर से चिल्लाए, और तुम गंजे चाचा, जल्दी से कपड़े पहन लो। ऐसी लड़की के सामने सिर्फ शॉर्ट्स पहनना कितना शर्मनाक है। बाल्ड वुल्फ खिलखिलाकर हंसा। वह इतना उत्साहित था कि अपने कपड़े पहनना ही भूल गया। सच कहूं तो अब वह सचमुच अपने कपड़े पहनना ही नहीं चाहता था। वह अपने शरीर को एक बार फिर देखना चाहता था जब वह सामान्य मानव रूप में लौट आए। ठीक है, ठीक है, मैं इसे अभी पहन लूंगा, मैं इसे अभी पहन लूंगा। बाल्ड वुल्फ ने मुस्कुराते हुए अपने कपड़े पहने। अब उसके दिल की एक पुरानी चिंता आखिरकार दूर हो गई थी। चाहे उसे कुछ भी मिले या कुछ भी कहे, वह मुस्कुराता ही रहा, क्योंकि वह अपनी हंसी को दबा ही नहीं पा रहा था। ये दमन 30 वर्षों से मेरे साथ है और आज मैं अंततः खुलकर हंस सकता हूं और अच्छा समय बिता सकता हूं। कपड़े पहनने के बाद बाल्ड वुल्फ को पता चला कि उसके मूल कपड़े अब ठीक से फिट नहीं होते, वे बहुत बड़े हो गए थे। मास्टर वांग, आप मेरे दूसरे माता पिता हैं। आपने मुझे दूसरा जीवन दिया। मैं पहले आप पर शक करता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं अंधा था और आपकी महानता को पहचान नहीं पाया था। अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैंने धन्यवाद उपहार के रूप में 100 मिलियन स्टार सिक्के तैयार किए हैं। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। यह मेरी सराहना का प्रतीक है। बाल्ड वुल्फ ने वांग हाओ के हाथ कसकर पकड़ लिए और भावुक होकर बोला। सच कहूं तो अगर इससे वांग हाओ का रूप वापस आ जाए, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी संपत्ति वांग हाओ को दे देगा। ये 10 करोड़ स्टार सिक्के उसकी संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा थे और वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे वांग हाओ को दे देगा। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वांग हाओ भी अचंभित रह गया। नहीं, मास्टर वांग, आपको इसे स्वीकार करना होगा, अन्यथा मैं हर रात ठीक से खाने या सोने में असमर्थ हो जाऊंगा। ऐसा क्यों न हो, मैं सिर्फ 10 लाख स्टार कॉइन लूंगा। बाकी आप रख सकते हैं। इस अतिरिक्त पैसे को मैं आपको अपना जीजी प्रमोटर नियुक्त करने के रूप में समझूंगा। जीजी को बढ़ावा देने में मेरी मदद करें और अपने उन दोस्तों को बताएं जिन्हें इस तरह के व्यवहार की जरूरत है कि वे मेरे पास आएं। ये हमारे लिए फायदेमंद स्थिति है और हम दोस्त बना सकते हैं। कैसा रहेगा? वांग हाओ ने बहुत ईमानदारी से कहा। सच कहूं तो अगर वह सचमुच बेशर्मी से 10 करोड़ स्टार कॉइन रख लेता तो शायद उसे बेचैनी होती। 100 पुस्तक सिक्कों के इनाम के लिए पाठक 1 अरब 9 करोड़ 48,55,362 का धन्यवाद। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। आज 3 अध्याय। मैं आपके सभी दैनिक अनुशंसा वोटों की सराहना करता हूं। आपका मौन समर्थन मेरे लेखन के जुनून को और बढ़ाता है। बस इतना ही, अब लेखन पर वापस। मैं प्रतिदिन कम से कम 3 अध्याय लिखने की कोशिश करूंगा और सप्ताहांत में अपडेट की झड़ी लगा दूंगा। अपडेट शेड्यूल के बारे में कोई भी सुझाव कृपया कमेंट सेक्शन में दें। आप सभी के जवाबों का इंतजार रहेगा। अध्याय 117 गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष दूसरा अद्यतन। ठीक है मास्टर वांग, मैं आपका दोस्त बनने के लिए दृढ़ हूं। चिंता न करें, मैं मास्टर वांग के चमत्कारी इलाज का प्रचार जरूर करूंगा। मैं न सिर्फ उन्हीं जरूरतों वाले अपने पुराने साथियों को आपके पास इलाज के लिए लाऊंगा, बल्कि मैं अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के विज्ञापन नेटवर्क का इस्तेमाल करके आपको सारे इलाज के खर्चों से छुटकारा दिलाने में भी मदद करूंगा। इसे मेरी और आपकी दोस्ती का एक छोटा सा प्रतीक मानिए, मास्टर वांग। बाल्ड वुल्फ स्पष्ट रूप से एक उदार और धर्मी व्यक्ति है। ऐसे लोग सीधे सादे, लोकप्रिय और अनेक मित्रों वाले होते हैं।
बाल्ड वुल्फ मूल रूप से वांग हाओ के चमत्कारी उपचार और जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए वांग हाओ को धन्यवाद भोज का आयोजन करना चाहता था, लेकिन वांग हाओ ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया क्योंकि उसने पहले ही विशेष प्रशिक्षण के लिए एल्डर मेंग के साथ एक नियुक्ति कर ली थी। इस विशेष प्रशिक्षण की बात करें तो ओल्ड मेंग ने वास्तव में कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि अपनी जीवन भर की बचत भी निकाल दी। मुझे नहीं पता कि उन्हें किस युद्धपोत से ग्रेविटी चैम्बर और संघीय विशेष बलों की पूरी प्रशिक्षण सुविधाएं मिली। आज ही ग्रेविटी चैम्बर स्थापित और डीबग किया गया है, जिसका मतलब है कि वांग हाओ आने वाले कुछ समय तक इसी ग्रेविटी चैम्बर में विशेष प्रशिक्षण का दूसरा चरण संचालित करेंगे। पिछला डीप सी टाइटन बैलिस्ट चैम्बर केवल वायुमंडलीय दबाव का 150 गुना ही अनुकरण कर सकता था, जो 1500 मीटर की गहराई पर दबाव के बराबर है। वांग हाओ की शारीरिक फिटनेस और तैराकी के पैरों के समन्वय को देखते हुए इस तरह के बैलिस्ट चैम्बर प्रशिक्षण को जारी रखना उतना प्रभावी नहीं होगा जितना शुरुआत में था। इसलिए ओल्ड मेंग ने वांग हाओ को पहले से ही विशेष उपचार का आनंद लेने देने के बारे में सोचा। इस अंतरिक्ष युद्धपोत का गुरुत्वाकर्षण कक्ष पृथ्वी के मानक वायुमंडलीय दबाव का 300 गुना तक गुरुत्वाकर्षण और 10,000 गुना तक दबाव सहन कर सकता है। कक्ष के अंदर की मिश्र धातु की दीवारें भी विशेष रूप से बनाई गई हैं। स्टारफॉल स्तर के विशेषज्ञ का सबसे जोरदार प्रहार भी शायद ही कोई खरोंच छोड़ पाएगा, जो उनकी अत्यधिक कठोरता को दर्शाता है। वांग हाओ अंदर विभिन्न प्रकार के नकली युद्ध प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण कक्ष और बहिराज कक्ष के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि गुरुत्वाकर्षण कक्ष में अंदर की वस्तुओं का भार गुरुत्वाकर्षण के साथ तेजी से बढ़ता है। उदाहरण के लिए, सामान्य गुरुत्वाकर्षण के 10 गुना से कम होने पर जिस व्यक्ति का मूल भार 50 किलोग्राम था, उसका भार 500 किलोग्राम हो जाएगा, जो आधा टन के बराबर है। इसके विपरीत बहिराज कक्ष में गुरुत्वाकर्षण सामान्य गुरुत्वाकर्षण का केवल 1 गुना होता है। शरीर पर केवल पानी का दबाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण का प्रभाव बहुत कम प्रभावी होता है। गुरुत्वाकर्षण कक्ष में 10 गुना गुरुत्वाकर्षण होने पर भी आपके शरीर का वजन 10 गुना बढ़ जाता है। आपके खून का लगभग जम जाना, आपका दिल रुक जाना और आपके शरीर को ऐसा लगना जैसे कोई पहाड़ कुचल रहा हो, ये सब उस दबाव कक्ष में आपकी मांसपेशियों पर पड़ने वाले पानी के तेज दबाव से तुलना नहीं की जा सकती, जहां अधिकतम दबाव 1500 गहरे समुद्री पानी के बराबर होता है। सीधे शब्दों में कहें तो गुरुत्वाकर्षण कक्ष का 10 गुना गुरुत्वाकर्षण वातावरण दबाव कक्ष के 1500 गहरे पानी के दबाव से कहीं अधिक कठिन है। ये गुरुत्वाकर्षण कक्ष गुरुत्वाकर्षण बल का 300 गुना तक बल प्रदान कर सकता है। इससे पता चलता है कि यह कितना भयानक है। फेडरेशन की सेना में सैनिक प्रशिक्षण के लिए गुरुत्वाकर्षण कक्षों का उपयोग आम बात है, क्योंकि ज्यादातर अग्रिम पंक्ति के सैनिक, खासकर आनुवंशिक रूप से संशोधित और जानवर जैसे दिखने वाले सैनिक, नियमित प्रशिक्षण से बहुत कम प्रभावित होते हैं। केवल गुरुत्वाकर्षण कक्षों जैसी चरम प्रशिक्षण स्थितियों में ही उनकी गहरी आनुवंशिक क्षमता को उत्तेजित किया जा सकता है। एल्डर मेंग ने युद्धपोत के गुरुत्वाकर्षण कक्ष को गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष में बदल दिया है, जो पिछले पहाड़ पर लकड़ी की झोपड़ी के मूल स्थान पर स्थित है। इस गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष को बनाने के लिए एल्डर मेंग ने उस छोटी लकड़ी की झोपड़ी को तुड़वा दिया और ऊपर एक बड़ा गोदाम बनवाया, जिसमें अंतरिक्ष युद्धपोत के पतवार में इस्तेमाल होने वाले X-35 मिश्र धातु का इस्तेमाल किया गया था, खासतौर पर इस गुरुत्वाकर्षण प्रशिक्षण कक्ष को रखने के लिए। कहा जा सकता है कि इसमें काफी निवेश किया गया था। खर्च किया गया धन जियांगन नंबर 3 मिडिल स्कूल को 3 बार ध्वस्त करने और फिर से बनाने के लिए पर्याप्त हो सकता था, और वह भी अधिक भव्य पैमाने पर। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि मेंग लाओ ने अपने संबंधों का उपयोग संघीय सेना द्वारा विशेष बलों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं का एक सेट प्राप्त करने के लिए भी किया। ये चीज वाकई कमाल की है। मजाक ही है कि इसने फेडरेशन के सबसे ताकतवर पुरुषों और सबसे मजबूत महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। ये कमाल की क्यों न हो। मेंग लाओ ने वांग हाओ को प्रशिक्षित करने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया था, उनकी तुलना में ये प्रशिक्षण केंद्र बिल्कुल अलग है। इसकी तकनीकी उत्कृष्टता किसी अंतरिक्ष यान की तुलना आदिम पत्थर के औजारों से करने जैसी है। बारबेल, जिम उपकरण, डंबल, प्रशिक्षण के कपड़े, पानी के नीचे प्रशिक्षण, ये सब बाहर हैं। ये प्रशिक्षण सुविधा एक युद्धपोत कमांड प्रणाली जितनी जटिल है, लेकिन यह एक युद्ध सिमुलेशन प्रशिक्षण प्रणाली जितनी सरल भी है। एक आभासी सिमुलेशन युद्ध प्रणाली जो संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुकरण करने में लगभग 100% सटीकता रखती है, जिसमें महासागर, भूमि, तारों वाला आकाश, उल्का वर्षा, चुंबकीय तूफान क्षेत्र और युद्धपोतों के अनध्याय 121 बुनियादी तलवार तकनीकें। 3 रूप, तीसरा अद्यतन।
वांग हाओ की शंकाओं का शीघ्र ही समाधान हो गया। बूढ़े मेंग ने लापरवाही से कोने से एक लंबी झाड़ू उठाए और शांति से कहा, मैं इस झाड़ू का उपयोग तुम्हें तलवार चलाने की 3 बुनियादी तकनीकें सिखाने के लिए करूंगा। ध्यान से देखो, ये तलवार खींचने की तकनीक है। बूढ़े मेंग के चेहरे पर अचानक एक कठोर भाव आ गया और उसके चेहरे से एक जानलेवा आभा फूट पड़ी, मानो कोई चाकू हो जो बिना खून बहाए जान ले सकता हो। उसके हाथ में जो साधारण झाड़ू थी, अब वह चाकू जैसी लग रही थी, एक बेजोड़ तेज और जानलेवा धार जो बिना खून बहाए जान ले सकती थी। चाकू निकालना शैली का तात्पर्य चाकू निकालने से है। तलवार खींचने से पहले उसकी मंशा नियंत्रित होती है, एक बार खींच ली जाए तो उसकी मंशा अनियंत्रित हो जाती है। आप किसी तलवारबाज के तलवार खींचने के तरीके से ही बता सकते हैं कि वह कितना कुशल है। इस क्षण बूढ़े मेंग ने अपना हाथ हिलाया और अपनी कमर से झाड़ू खींच ली। एक पल में मानो ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी, इतनी चकाचौंध कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। ये स्पष्ट रूप से एक साधारण झाड़ू थी, लेकिन इस क्षण इसने हवा में एक तेज चांदी जैसी रोशनी फैला दी, जो किसी बेजोड़ जानलेवा ब्लेड से अलग नहीं लग रही थी। उसी क्षण वांग हाओ को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली ठंड से जकड़ गया है और वह अनायास ही कांप उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। झाड़ू को आधा खींचा गया तो वह अचानक रुक गई और ठंड तुरंत गायब हो गई। बूढ़े मास्टर मेंग ने गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा, मैंने अभी जो दिखाया वह तलवार खींचने की तकनीक थी, जो तलवार खींचने की तकनीकों में सबसे बुनियादी और सीखने में सबसे कठिन भी है। हालांकि अगर आप इसे समझने में जी जान लगा दें, तो ये बस कागज की एक पतली परत है जिसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तलवार खींचने की कुंजी खींचना शब्द में निहित है, जो एक ऐसी गति है जो स्थिरता से अचानक गति में बदलने की प्रक्रिया है। एक तलवारबाज के रूप में तलवार आपके शरीर का ही एक विस्तार है। जब इसे खींचा नहीं जाता तो यह आपके हाथों और पैरों की तरह ही होती है, कुछ खास नहीं। लेकिन जैसे ही ब्लेड खींचा जाता है, इसकी तीक्ष्णता तुरंत प्रकट हो जाती है और एक आभा तुरंत फूट पड़ती है। मैं इस आभा को तलवार की आभा कहता हूँ। तलवार की आभा की बात करें तो वांग हाओ ने अभी अभी अपने शरीर पर एक तेज ठंडक का एहसास किया था, लेकिन एक साधारण झाड़ू से ठंडक कैसे निकल सकती है? वांग हाओ सोच में पड़ गए। मेंग लाओ ने तुरंत जवाब दिया, वास्तव में तलवार आभा तलवारबाज से निकलने वाली आभा है। यह अचानक फूट पड़ती है, जैसे किसी चौंके हुए हंस की एक झलक, क्योंकि तलवारबाज दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा करता है। वैज्ञानिक शब्दों में इसे रणनीतिक मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। तलवार आभा विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में अपने शब्दों और कार्यों में आभा का विकास करना सीखना होगा। इसे आभा का संचय भी कहते हैं। तथाकथित आभा का संचय ताकि हमला करने के लिए तैयार रहें भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। जहां तक अपनी शक्ति का विकास करने के तरीके और विशिष्ट विधियों का प्रश्न है, गुरु मेंग ने उन्हें एक एक करके समझाया। उदाहरण के लिए व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में अपनी प्रतिभाओं को छिपाकर रखना चाहिए और अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। शत्रु का सामना करते समय व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में संचित क्रोध, आक्रोश और क्रोध जैसी सभी नकारात्मक भावनाओं को अचानक बाहर निकाल देना चाहिए। उस क्षण व्यक्ति के सीने में दबी हुई ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगी और व्यक्ति की अपनी शक्ति स्वाभाविक रूप से निर्मित हो जाएगी। बेसिक तलवार तकनीक दूसरा रूप प्रहार। तलवार निकालने के बाद उस पर प्रहार करने की बारी आती है। प्रहार करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तलवार म्यान से बाहर आ गई है और एक बार निकल जाने पर यह निश्चित रूप से शत्रु का वध कर देगी। तलवार निकालना उसे बाहर खींचना है, लेकिन अभी पूरी तरह से म्यान से बाहर नहीं निकली है। एक उदाहरण के तौर पर ये प्रतीक्षा के समान है और अंतिम प्रहार तब होता है जब तलवार म्यान से बाहर आ जाती है और एक बार निकल जाने पर इसे रोका नहीं जा सकता। तलवार चलाने की कुंजी गति, सटीकता और निर्दयता के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक सच्चे तलवारबाज में तेज, सटीक और निर्दयी होने के साथ साथ अपनी तलवारबाजी की नीयत भी होनी चाहिए। संक्षेप में, ये तलवारबाज की अपनी तलवारबाजी के प्रति नीयत है। वार करते समय यह न केवल तेज, सटीक और निर्दयी होती है, बल्कि यह एक अजेय तलवारबाजी की नीयत भी प्रकट करती है। दुश्मन को मारने से पहले दुश्मन आपकी तलवारबाजी से घायल हो चुका होता है और स्वाभाविक रूप से आपके वार की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तलवार का सार केवल सहज ज्ञान से ही समझा जा सकता है। आपको इसे स्वयं समझना होगा। तलवार चलाने के कोई निश्चित नियम नहीं है,
नहीं उचित या तर्कसंगत तरीके से वार करने के कोई नियम है। आपको धीरे धीरे अभ्यास करके वास्तविक युद्ध में इसे समझना होगा। मेरी गला सील करने वाली ब्लेड तकनीक एक ऐसी तकनीक थी जिसे मैंने बचपन में युद्ध के मैदान में धीरे धीरे खोजा और संक्षेप में प्रस्तुत किया था। वांग हाओ, याद रखना, सबसे अच्छी मार्शल आर्ट तकनीक वही है जो तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करे। सही तकनीक ढूंढना मुश्किल हो सकता है, और अगर तुम्हें कोई तकनीक नहीं मिल रही है तो बस एक ही रास्ता है कि तुम अपनी खुद की तकनीक बनाओ। हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई तकनीक सबसे शक्तिशाली न हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त जरूर होगी। मेरी गला बंद करने वाली तलवार तकनीक की कुंजी समझ और रचना में निहित है। तुम्हारा बड़ा भाई तैलोग सबसे प्रतिभाशाली तलवारबाज है जिसे मैंने अब तक देखा है। उसकी सभी तलवारबाजी तकनीकें स्वनिर्मित हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम भी ऐसा ही करोगे और अपनी अनूठी तलवारबाजी तकनीक खोजकर बना सकोगे। ये सुनकर वांग हाओ का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। एक स्वनिर्मित तलवार तकनीक। यूं ही कहे गए ये शब्द भले ही मामूली लगे फिर भी अनंत कल्पना को जगाते हैं। सच कहूं तो अपनी तलवारबाजी खुद बनाना ही अपने लिए सबसे उपयुक्त है। जो दूसरों का है वो हमेशा उनका ही रहेगा। लेकिन मैं स्वयं कुछ कैसे बना सकता हूँ? बूढ़े मास्टर मेंग ने वांग हाओ की शंकाओं को समझ लिया और मुस्कुराते हुए बोले, अपनी तलवार चलाने की तकनीक बनाना मुश्किल है, लेकिन उतना भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। हर चीज में समय और मेहनत लगती है। मैंने तुम्हें तलवार चलाने की 3 बुनियादी तकनीकें इसलिए सिखाई हैं ताकि तुम तलवार चलाने की तकनीकों के सार और बुनियाद को अच्छी तरह समझ सको। एक बार जब तुम इन 3 तकनीकों में निपुण हो जाओगे और तुम्हारा कौशल ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। अगले, मैं एक ही सहज गति में तलवार निकालना, तलवार खींचना और तलवार म्यान में रखना प्रदर्शित करूंगा। ध्यान से देखिए। जैसे ही उसने कहा, बूढ़े मेंग के चेहरे पर पहले जैसी ठंडक लौट आए। उसने झाड़ू वापस हाथ में लेकर कमर में बांध ली। उसका आभामंडल अचानक फीका पड़ गया और तलवार खींचते समय जो प्रभावशाली व्यक्तित्व उसने दिखाया था वह गायब हो गया। सामने बस फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी था जो झाड़ू पकड़े गिरे हुए पत्तों को झाड़ने की तैयारी कर रहा था। वह साधारण था। अगर यह बूढ़ा आदमी सड़क पर खड़ा होता तो दयालु लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक सिक्का जरूर फेंक देते। अचानक बूढ़े मेंग की आंखों में एक चमक सी चमक उठी। इसके तुरंत बाद बूढ़ा मेंग हिलने लगा। उसका सूखा हुआ हाथ झाड़ू को बिजली की गति से पकड़े हुए था। वाह! पर्दे को चीरती हुई ब्लेड जैसी आवाज आई और झाड़ू खींच ली गई थी। एक जानी पहचानी ठंड तुरंत फैल गई और सामने खड़े वांग हाओ को जकड़ लिया। इससे पहले कि वह रुकती, बूढ़े मेंग ने जल्दी से आधा कदम आगे बढ़ाया, फिर झाड़ू निकाली, उसे आसमान की ओर घुमाया और चाकू से वार किया। वह वार सामान्य लग रहा था और गति बेहद धीमी थी। हालांकि वांग हाओ को लगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह बच नहीं पाएगा क्योंकि वार बहुत तेज था। वार इतना तेज था कि बीस्ट आई पूरी तरह चालू होने के बावजूद वह वार का रास्ता नहीं देख पा रहा था। उसे बस एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन बूढ़े मेंग के हाथ में तो बस एक साधारण झाड़ू थी। झाड़ू द्वारा ढके गए क्षेत्र पर विचार करें, जबकि चाकू बहुत संकीर्ण होता है। यदि ओल्ड मेन के हाथ में चाकू होता, चाहे वह साधारण तरबूज या फल वाला चाकू ही क्यों न हो, तो वांग हाओ शायद उस गति से हवा में झूलते चाकू की छवि भी नहीं देख पाता। आधी रात हो चुकी है। आज रात एक और अपडेट आएगा। कृपया अपने वोटों से मेरा समर्थन करें। अध्याय 122 ओल्ड मास्टर मेन चाकू प्रस्तुत करते हैं चौथा अपडेट। आपको पता होना चाहिए कि वांग हाओ की सुपर स्ट्रांग आंख बीस्ट आई की शक्ति से वह ध्वनि की गति से 10 गुना तेज गति से चलती हुई किसी वस्तु का प्रक्षेप पथ देख सकता है। लेकिन अभी मेंग लाओ की झाड़ू हवा में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन आप उसकी परछाई भी नहीं देख पा रहे थे। यदि यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो वे ये भी नहीं देख पाते कि एल्डर मेंग ने अपनी चाल कैसे चली। अगर वांग हाओ में चाकू चलाने की ऐसी ही फुर्ती होती तो शायद वो एक ही वार में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के कई तथाकथित प्रतिभाशाली छात्रों को धूल चटा सकता था। अपने साथियों में उसका कोई सानी नहीं होता। तीखा, बिल्कुल आश्चर्यजनक। वांग हाओ की आंखें जोश से जल उठीं और उनका गला भी थोड़ा सूख गया। तलवारबाजी के अद्भुत कौशल से चकित होने और प्रशंसा से जलती आंखों के अलावा सबसे खास बात यह थी कि एल्डर मेन की तलवार का वार ठीक वहीं से हुआ जहां वांग हाओ खड़े थे। उस समय झाड़ू की नोक वांग हाओ की नाक से 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी। वांग हाओ झाड़ू से आने वाली मिट्टी की गंध को स्पष्ट रूप से सूंघ सकता था, जिसमें सड़ते हुए गिरे हुए पत्तों की दुर्गंध भी शामिल थी।
उसी क्षण वांग हाओ को लगा जैसे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया हो, मानो वह वहीं जम गया हो, पूरी तरह से स्तब्ध। जब झाड़ू हल्के से नीचे झूली तो वांग हाओ ने लगभग अपनी आंखें बंद कर लीं, देखने से भी डर गया। झाड़ू से एक ठंडी आभा निकल रही थी, मानो कोई अविनाशी चाकू हो, जबकि उनके सामने जो दिखाई दे रहा था वह स्पष्ट रूप से एक साधारण झाड़ू था। उस क्षण वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। समय रुक गया है। पहली बार मुझे लगा कि मौत मेरे इतने करीब है। अचानक बूढ़े मिंग ने अपनी तलवार खींची, घूमा और लापरवाही से झाड़ू को वापस अपनी कमर पर रख लिया। आश्चर्यजनक रूप से ठंडी आभा तुरंत गायब हो गई और हवा का तापमान तुरंत सामान्य हो गया। वांग हाओ पसीने से लथपथ था, उसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था और उसे अपनी नाक का एहसास भी नहीं हो रहा था। हाओ हाओ ने अभी अभी उसकी नाक काट दी थी। यह कोई छोटी बात नहीं थी। वांग हाओ ने तुरंत और अनजाने में उसकी नाक की नोक को छुआ, ध्यान से महसूस किया कि क्या उसकी नाक अभी भी वहां है। शुक्र है, मेरी नाक अभी भी वहीं है। तभी वांग हाओ के चेहरे पर राहत का भाव दिखा और उसके चेहरे पर थोड़ा रंग लौट आया। अब वांग हाओ को अंततः समझ आ गया कि गला सील करने वाला ब्लेड क्या होता है। ब्लेड इतना तेज था कि दुश्मन के कुछ भी करने से पहले ही उसका गला काट दिया गया था और परिणाम तय हो गया था। जीवन या मृत्यु का निर्णय हो गया है। यदि प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए एक वार पर्याप्त है तो क्या दूसरे वार की कोई आवश्यकता है। सबसे शक्तिशाली हमला अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरते हुए। वांग हाओ, क्या तुमने इसे स्पष्ट रूप से देखा? मैंने उस आखिरी वार में अपनी शक्ति का केवल 0.1% ही इस्तेमाल किया था। उसमें गति तो थी लेकिन इरादा नहीं था। वापस जाओ और मेरी गतिविधियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो। हर दिन थोड़े समय के लिए उनका अभ्यास करो। तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए तलवार चलाना जरूरी नहीं है। हाथ में जो भी चीज हो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य बात है तलवार की मुद्रा और तलवार की मंशा में महारत हासिल करना। फिलहाल तलवार की मंशा आपके लिए बहुत दूर है, लेकिन पहले आप तलवार की मुद्रा से खुद को परिचित कर सकते हैं। अगर आप बचे हुए हफ्ते में अपनी तलवार की मुद्रा को समझ लेते हैं तो पृथ्वी क्षेत्र में शीर्ष 3 में आना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप पूरी आकाशगंगा के युवा प्रतिभाशाली लोगों से मुकाबला करना चाहते हैं तो आप अभी भी काफी दूर हैं। उन शक्तिशाली परिवारों के संसाधन और आधार तुम्हारी कल्पना से कहीं परे हैं। उन परिवारों में मेरे जैसे कई वृद्ध पुरुष हैं और वे युवा गुरु जन्म से पहले ही साधना शुरू कर देते हैं। उन्हें छोटी उम्र से ही सभी प्रकार के दुर्लभ और अनमोल खजाने खिलाए जाते हैं। तुम अपनी वर्तमान शक्ति से उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। हालांकि चूंकि तुम मेरे शिष्य हो मेन जियांग, तुम साधारणता से कतई संतुष्ट नहीं हो सकते। आकाशगंगा के इस भव्य मंच का भावी नायक तुम ही हो। बूढ़े मेन के शब्द किसी चाकू जैसे थे, तीखे और भेदने वाले, कान काटने वाले। हकीकत कितनी बेरहम होती है। वांग हाओ, एक गरीब लड़का जो पृथ्वी के नागरिक क्षेत्र के एक सुदूर कोने में पला बड़ा था, मूल रूप से साधारण प्रतिभा का था। अगर उसे वह रहस्यमयी चिप पाने, काला मन का हासिल करने और ड्रैगन परिवर्तन तकनीक सीखने का मौका न मिलता तो वह शायद अभी भी एक साधारण हाई स्कूल का छात्र होता, एक निकम्मा जो कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने के लायक भी नहीं होता। उसे नागरिक क्षेत्र के निचले तबके में कष्ट सहते हुए एक साधारण जीवन जीने के लिए नियत किया गया होता। वांग हाओ ने बूढ़े मेन के हाथ में झाड़ू को गौर से देखा। वह तो बस एक साधारण झाड़ू थी, लेकिन सबसे साधारण चीज भी असाधारण बन जाती है जब वह किसी असाधारण व्यक्ति से मिलती है। वांग हाओ को लगा कि वह वही झाड़ू है। भले ही वह सबसे साधारण और मामूली झाड़ू ही क्यों न हो, अगर उसे इस्तेमाल करने वाले के पास बेहतरीन चाकूबाजी का हुनर हो तो वह एक घातक हथियार बन जाएगी, एक असाधारण जानलेवा धार जो बेहद साधारण तरीके से साधारण होगी। तो इतने दशकों से जब से बूढ़ा मेन रिटायर हुआ है, वह पिछली पहाड़ियों की सफाई करता आ रहा है। सफाई करना बस उसकी तलवारबाजी का अभ्यास करने का एक तरीका है। वांग हाओ को आखिरकार समझ आ गया कि बूढ़ा मेन हमेशा अपने साथ झाड़ू क्यों रखता था, उसे अपनी नजरों से ओझल क्यों नहीं होने देता था, यहाँ तक कि शौचालय जाते समय भी नहीं। तो वह था उसका चाकू। वांग हाओ ने मन ही मन ये सोचा, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़े मेन की हरकत कुछ ऐसी होगी जिसे वह समझ नहीं पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। अचानक बूढ़े मेन ने झाड़ू उठाया और एक जोरदार झटके से झाड़ू के बांस के हैंडल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। बस एक छोटा सा चाकू दिखाई दे रहा था, लगभग 2 अंगुल चौड़ा, जो खोखले बांस के डंडे के बीच से निकला हुआ था। उसका खुला हुआ ब्लेड काला और जंग लगा हुआ था, मानो कसाई का चाकू बरसों से जंग खा रहा हो।
लोहे का वह काला टुकड़ा जंग के कारण छोटे छोटे गड्ढों और छिद्रों से ढका हुआ था। इस चाकू की धार पर जंग लग गया है और यह स्पष्ट है कि इसे लंबे समय से न तो तेज किया गया है और न ही तेल लगाया गया है। फिर बूढ़े मेंढ ने अपने दाहिने हाथ से उस खंजर को, जो बुरी तरह जंग खा चुका था, सावधानी से बाहर निकाला। उसके चेहरे पर एकाकीपन का भाव था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाएं हाथ ने खंजर के जंग लगे गड्ढों को धीरे से सहलाया। उसकी आंखों में एक पुराने दोस्त जैसा भाव था जो बरसों से एक दूसरे से मिला न हो। पुरानी यादों का एक अवर्णनीय एहसास। ये चाकू ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ लगभग 3 फीट लंबा है। ये छोटे चाकू की बजाय थोड़े लंबे खंजर जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह छोटा चाकू सिर्फ एक तरफ से खुला है। यद्यपि ऐसा कहा गया था कि इसे खोला गया था, परंतु ब्लेड पर पहले से ही इतना जंग लगा हुआ था कि यह उससे भिन्न नहीं था जिसे कभी खोला ही नहीं गया था। बूढ़े मेंढ की आंखें जिंदगी के उतार चढ़ाव से भरी थीं, मानो किसी पुराने दोस्त की आंखों में जिसे उसने बरसों से न देखा हो। उसने अपने बाएं हाथ से जमीन को हल्के से सहलाया, मानो अपने उस पुराने दोस्त का, जिसे उसने बरसों से न देखा हो, बड़े गौर से अभिवादन कर रहा हो। यदि इस चाकू में चेतना होती तो यह उस स्पर्श और भावनाओं को महसूस कर पाता जो इसका मालिक इस समय अनुभव कर रहा है। एक क्षण की उदासी के बाद एल्डर मेंढ अचानक वांग हाओ की ओर मुड़े और बोले, वांग हाओ, इस चाकू का नाम थ्रोट सीलिंग है, जिसका अर्थ है खून निकालने के बाद गला बंद करना। ये 60 वर्षों से मेरे पास है। आज मैं इसे तुम्हें थ्रोट सीलिंग ब्लेड तकनीक सिखाने के एक तरीके के रूप में दे रहा हूं, और एक उपहार के रूप में जो मेरे सबसे मूल्यवान शिष्य को मेरे प्रशिक्षुता समारोह के रूप में मिलना चाहिए। प्राचीन काल में जब कोई शिष्य लंबी यात्रा पर जाता था तो गुरु उसे सुरक्षा के लिए हमेशा एक खजाना देते थे। पहला, यह उनके शिष्य को बाहरी खतरों से बचाने के लिए होता था और खजाना उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता था। दूसरा, खजाने के साथ एक सलाह भी होती थी ताकि शिष्य उन बातों को याद रखे और गुरु की शिक्षाओं को न भूले। आज मैं तुम्हें ये एक गला बंद करने वाली तलवार देता हूँ। और एक और सलाह जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए, इस चाकू का कभी भी हल्के ढंग से प्रयोग मत करना जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो। ये कहने के बाद बूढ़े मेंढ का चेहरा बहुत उदास हो गया। अध्याय 4 पूरा हो गया है। कृपया वोट करें और इसे अपने पसंदीदा में जोड़ें। अध्याय 123 राक्षसी ब्लेड, गले की मुहर। अचानक बूढ़े मेंढ ने अपना सिर उठाया और वांग हाओ को चाकू की उत्पत्ति के बारे में बताया। मैंने ये चाकू एक शक्तिशाली एलियन योद्धा से परग्रही युद्ध क्षेत्र में छीना था। उस समय मैं अपने चरम पर था, महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था और परग्रही तारामंडल के युद्ध क्षेत्र में अजेय था। यह मेरे लिए अपना नाम बनाने का सबसे अच्छा समय था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस चाकू को पाने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बूढ़ा मेंढ रुका, वांग हाओ के कुछ गंभीर भावों को देखते हुए, फिर बोला, जब से मुझे ये तलवार मिली है, मैं घमंडी और दबंग हो गया हूँ, और मेरा व्यक्तित्व चिड़चिड़ा और जल्दी गुस्सा होने वाला हो गया है। धीरे धीरे मैं सबकी नजरों से गिर गया हूँ, और सबने धीरे धीरे मुझसे दूरी बना ली है। उस समय मेरा ध्यान दुश्मनों को मारने और अपना नाम बनाने पर था, इसलिए मैंने अपने अंदर आए इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं और भी ज्यादा खूनी और क्रूर होता गया। एलियन जाति के खिलाफ एक भीषण युद्ध में वह लड़ाई 3 महीने तक चली। पूरा ग्रह लाशों से अटा पड़ा था और खून नदियों की तरह बह रहा था। मेरे ज्यादातर अधीनस्थ और साथी अब हमेशा के लिए ठंडे बंजर भूमि में दफन हो गए हैं। मैंने अंतिम युद्ध के दौरान इसी चाकू का इस्तेमाल किया था। उस समय मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब मैंने इसे एक विदेशी नेता के दिल में घुसा दिया तो मैंने देखा कि वह तुरंत एक सूखी लाश में बदल गया और चाकू ने वास्तव में उसका सारा खून सोख लिया। मैं डर गया और मैंने कसम खाई कि मैं इस चाकू का फिर कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसलिए मैंने इसे अपने साथी की कब्र में दफना दिया। बूढ़ा मेंढ फिर रुका, फिर बोला, हालांकि इस चाकू में जादुई शक्ति थी और मैं इसके शक्तिशाली आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। अंत में मैं इसे अपनी कब्र से चुपके से खोदने से खुद को नहीं रोक सका। उस समय मेरी ताकत मानव शक्तियों के बीच केवल मध्यम स्तर की मानी जाती थी, लेकिन इस चाकू को रखने के बाद मेरी ताकत पिरामिड के शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम थी और तभी सभी ने मेरे गले को बंद करने वाले ब्लेड की उपाधि को पहचान लिया। लेकिन जितना ज्यादा मैं इस चाकू का इस्तेमाल करता रहा, उतना ही ज्यादा सनकी होता गया। धीरे धीरे मैं घमंडी हो गया और किसी का भी हुक्म नहीं सुनता था। बाद में मैंने फेडरेशन को अकेले ही छोड़ दिया और एलियन युद्ध के मैदान में अकेले ही लड़ने लगा और जो भी सामने आता उसे मार डालता।
मैं सुन्न और उदासीन हो गया, रोज लोगों को मारता रहा, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाता रहा। आखिरकार एक दिन मैंने एक ग्रह पर सभी एलियन जातियों का सफाया कर दिया और फिर अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे डर लगने लगा है, बूढ़े मेंढ ने कहा। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। हाँ, मैं डर गया था। मुझे डर था कि मैं एक खूनी राक्षस में बदल जाऊंगा जो सिर्फ मारना जानता है। इसलिए मैंने सोचना शुरू किया और महसूस किया कि सब कुछ इसी चाकू के कारण हुआ था। मेरा स्वभाव अजीब, खूनी और क्रूर हो गया था और यह सब इसी चाकू के प्रभाव के कारण हुआ था। यह एक राक्षसी तलवार है, विनाश का एक अद्वितीय हथियार। मैंने एक बार इस तलवार का इस्तेमाल अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए किया था और अनगिनत हथियारों को, जो दिव्य हथियार होने का दावा करते थे, कबाड़ में बदल दिया था। लेकिन अंत में मुझे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरा परिवार बर्बाद हो गया और मैं कई सालों तक अपने गृहनगर और संघ को छोड़कर वापस नहीं लौटा। जब मुझे होश आया तो मैं संघ में अपने गृहनगर लौटा तो पाया कि मेरा परिवार बहुत पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। बाद में मैंने तलवार को म्यान में रखने और सेवानिवृत्त होने का फैसला किया, इसलिए मैं अपने गृहनगर लौट आया। अब यह इस स्कूल का पिछला पहाड़ है। ये पता चला कि ओल्ड मास्टर मेन का इतिहास इतना गुप्त था कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह 50 साल तक पीछे पहाड़ पर रहे। 50 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी परिवार के सदस्यों से कोई समाचार नहीं मिला। ऐसा अंत निस्संदेह दुखद है। सफेद बालों और धुंधली आंखों वाले बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर वांग हाओ खुद को हताशा का एहसास करने से नहीं रोक सका। दानव ब्लेड गले को सील कर देता है, इसलिए इस ब्लेड का असली नाम यही है। दानव ब्लेड सील थ्रोट को वांग हाओ को सौंपने का फैसला करने से पहले एल्डर मेंग लंबे समय तक अपनी अंतरात्मा और अपनी अंतरात्मा के बीच उलझे रहे। वो उस दानव ब्लेड से बहुत पीड़ित थे जो दुर्भाग्य लाएगा, लेकिन वांग हाओ के अलावा उन्हें वास्तव में कोई और नहीं मिला जिसे ये भारी जिम्मेदारी सौंपी जा सके। वह पहले से ही बूढ़ा और कमजोर था, उसका आधा शरीर दफन होने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसके पास जीने के लिए और कितने दिन बचे हैं। हाल ही में उसे लगा कि वह इस राक्षसी तलवार के प्रलोभन का विरोध करने में और भी असमर्थ होता जा रहा है। एक बार जब उसने ये राक्षसी तलवार फिर से उठा ली तो उसे नहीं पता था कि वह और कितनी हत्याएं करेगा। एक और कारण था जिसने अंततः श्री मेंग को यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, यानी एल्डर मेंग ने अनजाने में ही देख लिया कि यह तलवार वांग हाओ से निकलने वाली आभा से नफरत